अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई सुबह, बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं। जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, मॉर्निंग को एंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे और बहुत सारे ऐसे पुराने टॉपिक्स हैं जिनमें नई नई डेवलपमेंट हुई है। तो सबसे पहले बात करेंगे रुपए के हवाले से। रुपए की कदर में कमी देखी जा रही है, डॉलर आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। तारीख में पहली बार 224 रुपए का हो गया है। एक तोला सोने की कीमत भी 1,45,000 रुपए हो गई है। यानी अब जो लोग ये सोचते हैं ना कि अच्छा जी हमने गोल्ड बनाना है, गोल्ड बना के सेविंग करनी है, तो भाई अब कोई चक्कर नहीं गोल्ड शोल्ड बनाने का। तो आगे आज हम प्रोग्राम में इस पे चल के तफसीलन बात करेंगे। गोल्ड की बात कर ही रही है तो रेकॉर्डिक मंसूबे की बात कर लेते हैं। 14 अगस्त से शुरू होगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने ऐलान कर दिया है मंसूबे का 50% हिस्सा कंपनी का, 25 हुकूमत पाकिस्तान और 25% बलूचिस्तान को मिलेगा। इस मंसूबे के तहत 7,500 लोगों को रोजगार भी मैसर आएगा। चलें जी। और मुल्क में तवानाई बहरान से निपटने की कोशिश इस वक्त जारी है। सिंध भर में मार्केटें रात 9 बजे बंद होंगी। होटल्स और चाय खाने रात 11:30 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दी गई है। शादी ब्याह की तकरीबात 10:30 बजे ख़त्म करनी होगी। पाबंदियां 1 माह तक बरकरार रहेंगी। अब जो लोग रूटीन बनाते थे ना बहुत ज़्यादा लेट बाहर निकलने की, अब जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना है। बिल्कुल। और इसके अलावा कौन बदलेगा कराची की किस्मत? टूटी सड़कें, गंदगी के ढेर, उबलते नाले और उन नालों में गिरती लाशें। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में सिर्फ 4 रोज बाकी रह गई हैं। ऐसे में किस पार्टी को लाना है, किसको नहीं लाना, फैसला करेंगे अवाम। वोट देंगे उसी को जो करेगा काम। एग्जैक्टली। दावे और झूठे वादे नहीं। आगे चलकर इलाकों के मसाइल जानेंगे हम कि किस इलाके में कौन सा मसला है। और वैसे मैं एक और भी चीज़ जानूंगी कि इस इलाके के मसले हल करने के लिए कौन कौन से ऐसे झूठे वादे किए गए हैं। चलें जी, ज़रा और आगे बढ़ते हैं। जब मौसम बदलता है तो बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं। अच्छा, उन तब्दीलियों में एक चीज़ जो हम देखते हैं वो ये होता है कि जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। सो आपकी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी में आज हमें मुब्तला नज़र आ रहा है। किसी को फ्लू हो सकता है, किसी को बुखार होता है। लेकिन स्पेशली अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूँ तो बलूचिस्तान में हैज़े के बाइस कई अमवात हो चुकी हैं। इसके अलावा मुल्क में कोरोना केसेस में जो तेज़ी है वो एक दफ़ा फिर से देखी जा रही है। स्पेशली पंजाब में अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। सो अगेन हम लोग आपसे यही कहेंगे, जो लोग हमें देख रहे हैं, कि प्लीज़ घरों से बिला ज़रूरत बाहर मत निकलें। वो चाहे बलूचिस्तान के लोग हैं, सिंध के हैं, पंजाब के हैं, कश्मीर के कहीं के भी हैं, क्योंकि एक तो मौसम ख़राब है, दूसरा कोविड-19 दोबारा से सर उठा रहा है। ये आपने और हमने मिलकर ख़त्म करना है ऐसे कि पाबंदियाँ ना लगे, इसलिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। और कराची का मौसम तो मुतदिल है, लेकिन बरतानिया समेत यूरोप समेत दीगर जो इलाके हैं वो गर्मी की शदीद लपेट में हैं। फ्रांस में गर्मी का 73 साला रिकॉर्ड टूट गया, पारा 42 डिग्री को छू गया है और अमवात भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी, कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही थी कि जी एक बंदा, इतनी गर्मी है वहाँ पर कि वो धूप में ही अंडा फ्राई कर रहा है। तो वो देखिए वहाँ पे कितनी गर्मी की शिद्दत है कि वो उस गर्मी की शिद्दत में अंडा फ्राई हो रहा है। सोचे उसने गर्मी की शिद्दत में अंडा फ्राई कर लिया, आपने नहीं किया आज तक? नहीं, मैंने कोशिश जरूर की लेकिन हुआ नहीं। होता नहीं है, टूट जाता है, पता नहीं क्या मसला है। सोचे अब तो मौसम भी मदद को आ गया आपकी महक। मेरी अगर आप खुद नहीं करी तो नियत ही नहीं है। और आप यकीन करेंगे मेरे मियाँ, क्या बात है, वो जैसा भी अंडा बना होता है खा लेते हैं बेचारे। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, लंदन नहीं जाऊंगा और दीगर ईद पर रिलीज़ होने वाली पाकिस्तानी फिल्मों ने अब तक कितना बिजनेस किया है, आज हम प्रोग्राम में ये भी जानेंगे। लेकिन मैंने पर्सनली 2 फिल्में खुद जाकर देखी सिनेमा में। आउट क्लास, क्या अमेजिंग कंटेंट था। एक कायद-ए-आज़म जिंदाबाद और दूसरा लंदन नहीं जाऊंगा। बेहतरीन। आई थिंक इस तरह की मूवीज़ और आनी चाहिए। ओके। और इसके अलावा और क्या होना चाहिए? और ये होना चाहिए कि आज हमें जीतना चाहिए, क्योंकि दौरा श्रीलंका पर मौजूद कौमी क्रिकेट टीम जो है वो अच्छा कर रही है। लेकिन दूसरी ही जानिब हुआ है कि फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी फिटनेस मसाइल का शिकार हो गए हैं। और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है, अगर हम टेस्ट मैच की बात करें तो कल हमें नज़र आ रहा है कि किस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। पहली इनिंग के जो हीरो थे बाबर आजम, कल हमें एक नया हीरो नज़र आया
अब्दुल्ला शफीक सेंचुरीज बनाई, क्योंकि बाबर ने भी अच्छी कैप्टन इनिंग 50 की है उन्होंने। आज जो है पाकिस्तान जब खेल का आगाज़ करेगा तो उसको जीत के लिए 120 रन्स दरकार होंगे। तो शाहीन शाह अफरीदी के फिटनेस मसाइल और पाकिस्तान के जीत के मसाइल, इन सब पे भी हम तफसील से करेंगे बात। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बर्रे सगीर के नामवर सूफ़ी बुजुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सराज दुरानी ने उर्स की तकरीबात का इफ्तिताह किया, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने उर्स के मौके पर 22 जुलाई को कराची में मकामी तातील का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे पहले अब हम बात करेंगे सियासत की। टॉप स्टोरीज हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब हमारे प्रोग्राम में तफसीलन बात करने के लिए क्या है वो अब हम आपको बताते हैं। सियासी मैदान का रुख करते हैं। अहम बड़े सर जोड़कर बैठे हैं, कोई हल निकाला जा रहा है कि आखिर पंजाब में नून लीग के साथ हुआ क्या है। हुक्मरान इत्तेहाद की अहम बैठक कल सजी, इजलास की अंदरूनी कहानी समा सामने ले आया है। इजलास से पहले आसिफ अली जरदारी ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ को असम्बली तहलील ना करने पर कायल किया। मौलाना फजल रहमान और दीगर ने इस तजवीज़ की हिमायत की। रहनुमाओं ने फैसला किया कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में मिलकर कोशिशों पर इत्तफाक हो गया है। 22 जुलाई को ये इंतखाब है, याद रहे। इस तमाम तर सियासी सूरत हाल पे आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हुक्मरां इत्तेहाद की बैठक में हुए अहम तरीन फैसले, समा इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। आसिफ जरदारी ने PDM इजलास से पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ को इस बात पर कायल किया कि किसी सूरत असम्बली तहलील ना की जाए। उन्होंने जल्द अज जल्द इंतखाबी इस्लाहात की तजवीज भी दी। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जमातें भी आसिफ जरदारी से मुत्तफिक रहीं। रहनुमाओं ने वजीर आजम से महंगाई कम करने और अवाम को रिलीफ देने पर जोर दिया। वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से वादा किया कि वो जल्द महंगाई कम करने के लिए पॉलिसी सामने लाएंगे। इजलास में इस बात का उसूली फैसला भी किया गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें आईनी मुद्दत पूरी करेंगी। अपने पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर ये हुकूमत का जो कांटों का हार है अपने गले डाल दिया। ये कोई फूलों की सेज नहीं है। दिल्ली इलेक्शन है, ये मकबूलियत का बैरोमीटर बिल्कुल नहीं। इसमें हमने आपकी 5 नशिस्तें जीती हैं, हमारे वोट बढ़े हैं, कोई किसी गलत फहमी में न रहे, फतह हमें हासिल हुई है। तो किस बात के शादियाने बजाए जा रहे हैं? कौन सा तूफान है जो आ गया जो थम नहीं रहा? ये तूफान जो उठाया गया ये भी थमेगा और इसके आगे बंद भी बांधा जाएगा। वफाकी हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी। हुक्मरां इत्तेहाद पंजाब में भी अपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए पुरअज़म है। 22 जुलाई के इंतखाब के लिए प्लान बी भी तैयार कर लिया गया। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में हमदा शहबाज के लिए उन्होंने हिमायत मांग ली। लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात का मामला भी ज़ेरे गौर आया। आसिफ अली जरदारी के हमजा शहबाज के हिमायत के लिए वोट मांगने पर चौधरी शुजात हुसैन ने जवाब के लिए 1 दिन का वक्त मांग लिया है, जबकि दूसरी तरफ चौधरी शुजात के भाई चौधरी परवेज इलाही वजीर आला के उम्मीदवार हैं। आगे खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत वेंटिलेटर पर है। इसका ऑन ऑफ स्विच हमारे हाथ में है। 22 तारीख को पंजाब में हमारी हुकूमत बनेगी और 23 को हम राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा सकते हैं। उन्होंने एक बार फिर नए इलेक्शन कराने का मुतालबा भी कर दिया। इमरान खान ने पहले दिन बात कही थी, अगर हम उस दिन आम इंतखाबात की तरफ चले जाते आज पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेहकाम होता। इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास है। हम जब चाहें आपको घर भेज सकते हैं। इस हुकूमत के 5 से कहीं ज़्यादा MNAs हमारे साथ राब्ते में। अगर आज सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे, ये नहीं ले पाएंगे। 22 तारीख को पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाएगी और 23 तारीख को हम राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगा सकते हैं। एजेंडा हमारा बड़ा सिंपल है। इलेक्शन कमीशन जो है जाना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी चंद दिन ही है। हम कह रहे हैं सियासी कुव्वतें हैं, उनको मिल बैठ के नया इलेक्शन कमीशन तश्कील देना चाहिए। जो ही शहबाज शरीफ इंतखाबात का ऐलान करते हैं हम उनके साथ बातचीत करेंगे। फ्रेमवर्क जो इलेक्शंस का है वो पॉलिटिकल पार्टीज ने तय करना है। तौसीक कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौधरी परवेज इलाही की बतौर वजीर आला नॉमिनेशन की। जो X और Y थे वो एक्चुअली Z हो गए, यानी खत्म हो गए।
ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी, तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आकर इंतकामी कार्रवाइयों का इंदिया दे दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिदी कहती हैं कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगी। असलम इकबाल ने आला ब्यूरोक्रेसी समेत पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अबूरी जमानतों में तोसी के लिए पेशी के बाद यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और मसरत चीमा हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी पर बरस पड़े। कोई ऑफिसर ये ना समझे, कोई डीसी कमिश्नर, कोई आईजी, सीएस, एसपी, एसएचओ ये ना समझे हम भूल गए हैं। सदर पीटीआई वस्ती पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि राना सनाउल्लाह के कहने पर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। राना सनाउल्लाह, उसके खिलाफ मैं केस जरूर करवाऊंगी। वजह यह है उसी के ऑर्डर पे ये सारा जुल्म और सितम हुआ है और इंशाल्लाह हमने उसको नहीं छोड़ना। मसरत जमशेद चीमा बोली, राना सनाउल्लाह एहतसाब के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा राज खत्म हो चुका है, करप्ट टोले को जेल में डालेंगे। राना सनाउल्लाह ने कल रात एक स्टेटमेंट दी है कि हम इलेक्शन से पहले 5-6 लोगों को हम आगे पीछे कर देंगे, तो मैं उसको बताती चली जाऊं कि तुम्हारा राज खत्म हो चुका। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और मसरत जमशेद चीमा समेत दीगर की जमानतों में 26 जुलाई तक तोसी कर दी। कैमरामैन खावर महमूद और साथी रिपोर्टर अनस जफर के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। अब ऐसे में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए हिकमत अमली भी तय कर ली है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तमाम अरकान ने हमजा शहबाज पर एतमाद का इजहार किया। नून और जनून ने MPs को लाहौर के होटल्स में ठहराने का फैसला किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ज़िमनी इंतखाबात के बाद तमाम नजरें अब वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन पर। 22 जुलाई को हर सूरत गिनती पूरी करने के लिए हुकूमत और ऑपोजिशन ने MPs को होटल में ठहराने का फैसला किया है। नून लीग ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के अरकान को लाहौर ना छोड़ने की हदायत की है। तहरीक इंसाफ ने भी गुलबर्ग के होटल में 200 कमरे बुक करा लिए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेरे सदारत नून लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें इत्तेहादियों और आजाद अरकान ने भी शिरकत की। अरकान ने हाथ उठाकर हमजा शहबाज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। हमजा शहबाज ने कहा, 1993 से बाहैसियत सियासी कारकुन महाज पर डटा हुआ हूँ, खूब जानता हूँ कि मुकाबला कैसे किया जाता है। पाकिस्तान को PTI की मचाई तबाही से निकाल लिया तो खुद को कामयाब समझेंगे। नून लीग ने वोट के लिए राब्तों का अमल शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ के राब्ते में रहने वाले अफराद के नाम जाहिर न करने और तहरीक इंसाफ के नजराती ग्रुप से राब्तों को पब्लिक न करने का फैसला किया गया है। साथी रिपोर्टर अब्बास नकवी और मोहसिन बिलाल के साथ आसिम नसीर, समा, लाहौर। सियासी सूरत हाल पे तो हमने बात की, मईशत में क्या चल रहा है और डॉलर को जो पर लगे हैं क्यों, क्या वो पर कटेंगे? एक ब्रेक के बाद इससे बात करेंगे। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। तो मुल्क में इस वक्त इलेक्शंस की बड़ी गहमा गहमी है। एक बात देखी कि कहा यह जाता है कि जी जनरल इलेक्शन में जो टर्नआउट होता है वो ज़िमनी में कम और ज़िमनी के बाद लोकल बॉडीज़ में तो बहुत ही कम होता है, लेकिन इस बार जो पंजाब में सिचुएशन हम देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा टर्नआउट अवाम जो है निकले हैं उसमें इतने ज़्यादा। अब देखना ये है कि पंजाब ने तो अपना फैसला सुना दिया है, कराची में क्या, सिंध में क्या सिचुएशन बननी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर जब हम सिंध और स्पेशली कराची की बात करते हैं ना फैसल, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बड़े मसले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, हमारे यहाँ दीगर मसाइल हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि आप जिसको भी चूज़ करें प्लीज़ ईमानदारी और बड़ी एहतियात से चूज़ करें। आगे बढ़ते हैं, कहाँ खबर है आपको बताएं कि फ़राह खान और उनके करीबी अफराद ने आज नैब लाहौर में पेश ना होने का फैसला किया है। फ़राह खान के खिलाफ नैब में तहकीकात जारी हैं। नैब ने फ़राह खान, उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर और फ़राह खान की वालिदा बुशरा खान को आज तलब कर रखा है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद। जी बिल्कुल, नैब लाहौर में फ़राह खान समेत उनके करीबी अफराद के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। आज 6 अफराद को नैब लाहौर की जानिब से फ़राह खान, उनकी वालदा और उसके शौहर को जो है वो, और इसके साथ साथ उनके जो मुलाजमीन हैं जो करीबी हैं उनको जो है वो तलब कर रखा था और तहकीकात के लिए तलब किया था। ताहम जो है वो आज उनकी जानिब से पेश ना होने का फैसला किया गया है और उनके वकील जो है वो आज नैब लाहौर ऑफिस में पेश होकर उनकी जानिब से जवाब दाखिल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका अरशद।
उधर कराची नेशनल हाईवे सस्ती टूल प्लाजा घघर फाटक के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ, 2 अफराद इसमें जाँ बहक हो गए। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी ने हमें ज्वाइन किया है। शाहनवाज, डिटेल्स क्या है? देखिए, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है जो आपसे कुछ देर कबल पेश आया है। नेशनल हाईवे सस्ती टूल प्लाजा के करीब मोटरसाइकिल और डंपर में तसादुम हुआ है। तसादुम के नतीजे में 2 मोटरसाइकिल सवार मौके पर हलाक हो गए हैं। पुलिस ने दोनों लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि डंपर को अपनी टेबल में लेकर मजीद तहकीकात की जा रही है। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका। थोड़ी सी अगर मईशत पे नज़र डाली जाए तो कल एक इतनी अच्छी और हौसला अफजा खबर नहीं आई। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग मनफी की। ऐसे में करेंसी मार्केट में तो जैसे जलजला आ गया। डॉलर 6 रुपये 80 पैसे इजाफे से 222 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 978 पॉइंट्स गिर गए। इस सब पे रिजवान आलम की रिपोर्ट देखिए। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच के पाकिस्तानी मईशत के बारे में मनफी आउटलुक की वजह से करेंसी और स्टॉक मार्केट में सूरत हाल अबतर रही। सियासी बेयकीनी के माहौल में मौके का फायदा उठाते हुए सट्टेबाज डॉलर माफिया भी सरगर्म हो गया। डॉलर को फ्री फ्लूट रखने की IMF की शर्त ने स्टेट बैंक के हाथ भी बांध दिए। मंगल को इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर एक ही दिन में 8 रुपए 80 पैसे तक महंगा हुआ और डॉलर पहली बार 224 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। ताहम कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 6 रुपए 80 पैसे के इजाफे से 222 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में 224 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हुआ। करेंसी डीलर्स ने रुपए की बेकदरी की वजह अफगानिस्तान से तिजारत और IMF के साथ डील में ताखीर को करार दिया है। $2 अरब जो इम्पोर्ट बिल बढ़े और रुपए जो गिरे है, उसकी बुनियादी वजह हम डॉलर में इम्पोर्ट करके रुपए में अफगानिस्तान को बेच रहे हैं। फिच रेटिंग और रुपए की तारीखी बेकदरी का असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़ा। 100 इंडेक्स 978 पॉइंट्स की गिरावट से 40,389 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आप कम से कम इन्वेस्टमेंट माइंड के लोग तो मार्केट के ऊपर बैठाए ना। आपने ऐसे लोग क्यों बैठाए हुए जो मार्केट में इस वैल्यू को बाय नहीं कर सकते। डॉलर की कीमत में होशरुबा इजाफे ने पाकिस्तान में सोने की कीमत भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी। फी तोला सोने के दाम एक दिन में 2800 रुपए के इजाफे से 1,45,200 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचे, जबकि 10 ग्राम सोने के भाव 2400 रुपए बढ़कर 1,24,485 रुपए हो गए। कैमरामैन इमरान खान के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। और अब एक दफ़ा दोबारा से रुक करेंगे सियासी मैदान का और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शेख रशीद साहब ने। शेख रशीद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद की बड़ी बैठकें भी हो रही हैं, PTI की भी अपनी अलग अलग हिकमत अमली सामने आ रही है। इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है आपको कहाँ खड़ी नजर आती है, स्पेशली पंजाब में नून लीग का करम करा हो जाएगा कल, और 14 की 14 पार्टियां एक ही गंदे टोकरे में अंडे रखे होंगे और इमरान खान की ठोकर से ये खत्म होंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो माशी क़यामत भी पैदा कर सकता है और मईशत को संगीन बहरान में दो चार कर सकता है। और IMF का अभी जिस वक्त मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, अभी मैंने पता किया, अभी तक IMF का बेल आउट पैकेज नहीं आया। लोग मर गए हैं, कहाँ से देंगे ये पैसे? $226 की गेहूं कहाँ से लाएंगे, खुर्दनी घी कहाँ से लाएंगे, पेट्रोल कहाँ से लाएंगे? ये तो खाना जंगी और श्रीलंका की तरफ जा रहा है मुल्क। सो फैसले फौरी करने होंगे, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन करने होंगे और मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। तो लाहौर या हुकूमत की सियासत नहीं करनी चाहिए। अब मुल्क को बचाने का वक्त है और जो आदमी इसमें बुरा किरदार अदा करेगा, जिस तरह वज़ीर दाखिला कह रहे हैं मैं 5 आदमी उठा सकता हूँ, तो फिर जो वो वक्त आएगा कि बहुत सारे लोग उठाए जाएंगे कानून और आइन के दायरे में। सो मुल्क के हालात ऐसे खराब कभी नहीं थे, ना सोचा था। सो अब इसको ठीक करना है और सबकी जिम्मेदारी है कि ठीक हो और पाकिस्तान में इस्तेहकाम बहाल हो और पाकिस्तान के बारे में जो दुनिया में शकूक पैदा हो चुके हैं कि ये चौथे से भी तीसरे नंबर पर आ गया श्रीलंका बनने वाले मुल्कों में, तो ये बहुत ही खौफनाक बात है। बात सियासत से आगे, सियासतदानों के हाथों से आगे निकलकर शायद कौम के हाथों में चली है और फिर शायद कौम किसी की बात न सुने।
अच्छा शेख साहब, पंजाब में भी महाज अभी भी बड़ा गर्म है और ऐसे में आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते हैं कि हम तो हमजा को करेंगे सपोर्ट। क्या सिचुएशन देख रहे हैं फिर वहाँ पे? देखें, जहाँ जाता है खरीदो फरोख्त की मंडी लगे वहाँ आसिफ जरदारी होता है। सोल एजेंट जो है खरीदो फरोख्त के मेंबरों का, यहाँ मरकज की पेमेंट भी इसने की और वो बड़े फख्र से कहता है कि जो बाइडन से मेरी बड़ी दोस्ती है। उसने मुझे नहीं बताया कि उसने अलामिया भेजा है। आप टीवी पे देखें, उसने बयान दिया कि जो बाइडन से मेरी फोन पे, कम से कम मुझे फोन पे तो बताता। ये जो देखे ना, कल ईरान में रूस बैठा है, तुर्की बैठा है, फिर चीन बैठेगा और ये जो एक ब्लॉक बन रहा है। और हमने अगर कोई, इन लोगों ने पाकिस्तान के बेसिस दिए अफगानिस्तान के खिलाफ ड्रोन हमलों के लिए, तो पाकिस्तान में इनके खिलाफ खुद एक ऐसी जंग शुरू हो जाएगी जो किसी से नहीं संभाली जाएगी। तो पाकिस्तान में कल का इलेक्शन अगर किसी ने मेंबर उठाए तो फिर जूडो कराटे होंगे, बैंकाक के शोले होंगे और बगदाद की रातें होंगी। ठीक। अच्छा शेख साहब, इत्तेहादी जो है वो ये भी कह रहे हैं ना कि अब हम असम्बली तहलील नहीं गोली करेंगे। मारो इत्तेहादियों को, कौन से इत्तेहादी है? चलें, 14 आदमी शिकस्त खा गए पंजाब में बुरी तरह और जो जीते हैं 7 नंबर PP7 का अभी तक ये काउंटिंग नहीं कर रहे। लेकिन बदमाशी कर रहे हैं मुल्क में, ज्यादा देर तक बदमाशी नहीं चलेगी। अच्छा शेख साहब, ये जो कल लोगों को उठाना पड़ेगा या इस मुल्क में कानून लाना पड़ेगा। चले, ये जो कल बैठक लगी इसमें ये भी हुआ ना कि असम्बलियां तहलील नहीं होंगी, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और पहले इलेक्शन की कोई सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती। कहने पे असम्बलियां बनी है, ये 2 मेंबर की जो अक्सरियत है ये फूंक मारने से खत्म हो सकती है। ये वैसे ही अकड़े ना फिरे, ये 14 के 14 गंदे अंडे एक ही दफा टोकरी में टूट जाएंगे और ये कौम जो है इनके मकरू चेहरे देखने के लिए तैयार नहीं है। जिस चैनल पे ये आते हैं वो चैनल बदल देते हैं। तो शेख साहब, इस सारी सिचुएशन में शेख रशीद अहमद क्या कहता है? नवाज शरीफ आएंगे नहीं आएंगे? क्या बात कर रहे हैं? बाप भाई उसका चीफ प्राइम मिनिस्टर है, भतीजा उसका चीफ मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर, उजरती कातिल मंशियात फरोश उन्होंने रखा है। इसके बावजूद नहीं आना तो फिर कब आना है? जब हालात बदल चुके होंगे, जब ग्राउंड पे कुछ और सूरत हाल होगी। पता नहीं उसने आना है, किस हाल में आना है, सही अल्लाह ताला बेहतर जानता है कब आना है उसने। और पासपोर्ट में वो रोज सुबह उठ के देखता होगा। 4 दफा मरियम बीबी की अदालत अदजर्न हुई है पासपोर्ट के लिए। तो अब आप खुद समझदार है ना, अंदाजा लगाए ना, 3 महीने से ज्यादा हो गया, क्यों नहीं आ रहा? किसने रोका? वो उसकी चपनी साठदार भी नहीं आया अभी तक। सही है। ठीक है शेख साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। शेख रशीद मौजूद है और जो इस वक्त सियासी सूरत हाल बनी है, स्पेशली हमने देखा फैसल, जब भी इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन हो, पंजाब बहुत ज़्यादा हॉट फेवरेट रहा जी। और इलेक्शन होने के बाद भी इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, इस पे हम आने वाले शोज में मजीद भी बात करेंगे। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक दफ़ा फिर से हम बात करेंगे मईशत की, क्योंकि मईशत और सियासत बहुत ज़्यादा साथ साथ चलते। ज़ाहिर है अगर हमारी सियासत में इस्तेहकाम नहीं होगा तो हमारी मईशत में कैसे आएगा? सो मईशत पे बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। सो फैसल, हम कह रहे थे ना कि डॉलर ऊंचा जाता जा रहा है, लेकिन डॉलर कहाँ रुकेगा? ये ऊंचाई वापस नीचे होगी या फिर ये मजीद ऊंचा चला जाएगा? इस पर हम बात करेंगे। साहिब वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप नए दिन से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने देखा सर कि फिच की जो आउटलुक रिपोर्ट आई उसके बाद तो डॉलर ऊपर, मार्केट नीचे, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया पाकिस्तान पे। देखिए, आई थिंक बहुत से रीजंस हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बहुत शदीद प्रेशर में है और जो हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो सबके सामने हैं। हमारे बिजली का निज़ाम जो है वो जिस तरीके से पाकिस्तान को बैंकरप्ट कर रहा है वो भी सबके सामने है। इम्पोर्टेड एनर्जी है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते और उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है उसमें भी कम्पेटिटिवनेस नहीं है और हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन भी नहीं है जो कि होनी चाहिए। अब जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, हमारी इकॉनमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के अलावा आगे नहीं बढ़ सकती। सो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इमीडिएट जो ये आप देख रहे हैं पिछले चंद दिनों की जो हालात बने हैं उसमें भी चंद चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हुकूमत का इनएक्शन है पिछले 2.5-3 महीनों में, जो जिस तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए था उस तरफ नहीं। हमके पाकिस्तान में खासी ज़्यादा इंतशार है।
अब इलेक्शन भी हुआ है तो उसके भी रिजल्ट्स बड़े क्लियरली आए हैं कि अवाम क्या चाहती है, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स जो है वो अभी तक उसके साथ नहीं हम हुई। और इसके साथ साथ फिर हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका में एक उनका जो सेंट्रल बैंक है जिसको फेडरल रिजर्व कहते हैं, उसने अब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर करने शुरू किए हैं, इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे हैं और उसकी वजह से डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है दूसरी करेंसीज के निस्बत। तो वो उसमें पाकिस्तान की करेंसी भी के खिलाफ पहले ही अब तो हमारी तो कमज़ोर थी, लेकिन उसकी वजह से और डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें बड़ी अपने जो रिजर्व्स हैं बड़े केयरफुली मैनेज करने पड़ेंगे। इस वक्त ये भी है कि स्टेट बैंक में आपके क्योंकि गवर्नर भी नहीं है, गवर्नर एक 2-3 माह पहले आपने उनको घर भेज दिया, उसके बाद कोई गवर्नर अपॉइंट नहीं किया। तो वो मैनेजमेंट जो होनी चाहिए मार्केट्स की उस तरह की नहीं हो रही, और जब भी कोई पेमेंट आ जाए, एक्स्ट्रा लार्ज लंपी पेमेंट आ जाए, तो उससे रुपये के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ जाता है और स्टेट बैंक उस वक्त कोई इंटरवेंशन कई बार करने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर वो ना करे तो फिर हालात खासे एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वक्त हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं और मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि इन तमाम चीज़ों को हम एक किस्म की अर्जेंसी के साथ करें और ये सियासत को ज़रा थोड़ी देर पीछे रखें और जो काम हम कर सकते हैं वो कम से कम करें। और IMF का जो प्रोग्राम अब बन चुका है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें और तमाम लीडर्स जो हैं पाकिस्तान के और अदारों के लीडर्स वो अनाउंस करें कि हम IMF प्रोग्राम के मुताबिक चलेंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी में रिफॉर्म्स होंगी और पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। और ये स्टेटमेंट्स जो हैं अब पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में हर एक से अब आनी चाहिए और उसके साथ साथ एक नए इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए और उस के नतीजे में एक केयर टेकर गवर्नमेंट का बनना नागुज़ीर है और वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए सबको और वो IMF के प्रोग्राम को इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन मोड में लेकर जाए और उनके साथ काम करे। और ये IMF ने भी इस पर कोई इतराज़ नहीं है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को अब बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा, अपने डेट स्ट्रेटजी जो है वो भी सामने रखनी पड़ेगी कि कर्ज़े जो हैं पाकिस्तान के बैरूनी मुल्क कर्ज़े जो हैं उनको हमने कैसे रीफाइनेंस करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप IMF की जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उसमें जो फिश की जो आउटलुक रिपोर्ट है वो कहता है कि जी ठीक है IMF का जो प्रोग्राम आ रहा है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के तमाम तर मामला हो रहे हैं, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें ये लगता है कि जी इसकी इम्प्लीमेंटेशन में रिस्क है और अगर ये कंटिन्यू ठीक से नहीं हुआ तो जो फाइनेंसिंग वाले मामला हैं ये भी हमें इसमें रिस्क नज़र आ रहा है। तो इवन इफ़ वी गेट द IMF थिंग, उसके बावजूद भी जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं जो इस तरह की आउटलुक रिपोर्ट सर्वेस देते हैं वो इस पे भी खुश नहीं हैं। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, आई थिंक IMF प्रोग्राम जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और एक इसके साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है और इसको अगले माह उनके बोर्ड में जब ये पेश होगी तो मोस्ट लाइकली वहाँ भी ये अप्रूव हो जाएगा। तो थोड़ा सा बाम है मार्केट्स में कि ये इम्प्लीमेंटेशन में पाकिस्तान सीरियस नहीं है और वो इसलिए कह रहे हैं कि कुछ 2.5-3 महीनों में वो देखते हैं कि एक कदम आगे जाता है 2 कदम पीछे आते हैं और जो सियासत है वो भी अभी बहुत अरूज पे है और उस तरह से इकॉनमी पे फोकस नहीं है। अभी आप देख लें पिछले 2-3 दिनों में भी इकॉनमी पे किसी का कोई फोकस नहीं है
सियासत, जोड़ तोड़, ये चीज़ों में हम लगे हुए हैं। तो वो नज़र आता है, इंटरनेशनली भी मार्केट्स को नज़र आता है। लेकिन अगर फिच की रिपोर्ट भी हम देखें तो उसमें भी उसने इम्प्लीमेंटेशन की बात की है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए और बड़ी जल्दी होनी चाहिए और उसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। तो वो अब एक ही तरीका है कि हम अपनी सियासत को नीचे लेके आएँ, जो कॉन्फ्रंटेशन है उसको ख़त्म करें और एक इलेक्शंस की तरफ जाएं। इलेक्शंस एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं क्योर है पाकिस्तान के मसाइल का। और हमने देखा कि पंजाब की इलेक्शन के बाद जो पंजाब में बहुत ज़्यादा डिसरप्शन थी वो खासी हद तक ख़त्म हो गई और 22 तारीख को एक सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में एक इलेक्शन हो जाएगा और वो जो इस वक्त सियासी माहौल है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट आती है और उसमें ये ज़रा थोड़ी सी जान डालनी पड़ेगी कि सब लोग उसकी सपोर्ट रखें इम्प्लीमेंटेशन के लिए और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं और उसके बाद इलेक्शंस हों तो इलेक्शंस में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना मंशूर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का लेके आएँ, अवाम के सामने रखें और अवाम से एंडोर्समेंट लेके ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी है, क्योंकि IMF प्रोग्राम पहला कदम है। उसके बाद बेशुमार आपने रिफॉर्म्स करनी है, आपने अपने एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स करनी है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स करनी है, आपने आसानी पैदा करनी है, इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो आपने एंटरप्रेन्योर्स को देनी है और अवाम को देनी है ताकि वो काम कर सकें। ब्यूरोक्रेसी के चुंगल से आपको आज़ाद करना पड़ेगा, आपको प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, बहुत से जो अदारे हैं उनको मेजर तरीके से रिफॉर्म करना पड़ेगा या कई अदारों को आपको बंद करना पड़ेगा। तो सीरियसली आपको अपने अखराजात, बेशुमार अखराजात हैं जो कम करने पड़ेंगे। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि इतने बुरे हालात हैं लेकिन हमारा बजट पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट बना हुआ है। तो हम क्यों इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं जिसका कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं बल्कि नुकसान होता है। बहुत से अखराजात हम करते हैं उसका कोई रिटर्न नहीं आता। सो अब ये हम जो कहते हैं इकोनॉमिक्स के साथ खिलवाड़ फर्दर नहीं कर सकते। अब ये सिग्नल दुनिया ने आपको दे दी है, अगर अभी भी आप रिफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आपका फ्यूचर बड़ा डार्क होगा। लेकिन अगर आप रिफॉर्म कर लेंगे तो फिर हम ना सिर्फ ये प्रोग्राम भी सक्सेसफुल होगा, हमारी रिफॉर्म्स भी सक्सेसफुल होंगी और दोबारा हमें IMF के पास फिर कभी नहीं जाना पड़ेगा। लिहाजा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एक अच्छे तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू डॉलर जो है उसकी उड़ान ऊपर जाती जा रही है, आज क्या सूरत हाल रहेगी? मलिक बोस्तान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मलिक साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्लीज़ बताएगा, डॉलर जो हम देख रहे थे कि कल तो एक झटका ही लग गया, आज मार्केट आप कैसी देख रहे हैं? मार्केट अभी ओपन नहीं हुई है लेकिन कल का झटका था ये आफ्टर इफेक्ट में सरता फेर लेंगे और इसकी बुनियादी वजह वही है अदम इस्तेकाम है जो सियासी और मैशत भी बेयकीनी का शिकार है और नून की जो बड़ी उम्मीदें थी उनको कि वो कुछ ना कुछ सीटें वहाँ हासिल करेंगे, कम से कम 8-10 सीटों को तो उनको मिलनी चाहिए थी लेकिन वो भी नहीं मिली। तो उनकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई जिसके साथ ही मैशत भी खतरे में पड़ गई। अब वो मतलब उनकी जो वफाक में हुकूमत है उसका भी यानी कि एहतियातियों के मरौने मिनट अगर कोई भी एहतियाती रूट जाता है या कोई इधर उधर हो जाता है तो बड़ा खतरा हो जाता है। 12 जैसे कल उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराया कि हम अपना टर्नओवर पूरा करेंगे और इसका मुकाबला करेंगे, हमने सीटें विन की, उनकी सीटें हमने हासिल की हैं तो हम इसे घबराएंगे नहीं। और मरीम नवाज साहब ने अच्छा मैसेज दिया कि हार जीत होती रहती है। बड़ी अच्छी बात है मलिक साहब कि अगर आप अपनी हार को इतने खुले दिल से तस्लीम करें। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो डॉलर की उड़ान है ये मजीद आज या आने वाले वक्त में ऊपर जाएगी या ये यहीं फुल स्टॉप लग गया है? ये देखो जी, इस वक्त जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो डॉलर इस तरह की रेट तरह गिरता रहेगा। और हुकूमत को जो सबसे बड़ी वजह बनी है वो कल की जो क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान की कम है कि वो वजह बनी है। और दूसरा जो है मैं समझता हूँ आदमी रिसेशन है तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं। और तीसरी पाकिस्तान के नतीजे पे इतना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है।
तो हुकूमत को अफगानिस्तान के भी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला, आप अगर अगस्त में देखें डॉलर का रेट 57 रुपये था, हमारा इम्पोर्ट बिल 4.5 अरब डॉलर था, हमारे 22 अरब डॉलर थे। हमने अफगानिस्तान के साथ हमदर्दी की और उनको कहा कि हमारे भाई भूखे न मरे, उनको ऊपर इस्लामिक सेक्शन लगी है, पाकिस्तान ने उनको ऑफर दिए कि आप पाकिस्तानी रुपए में हमसे खरीदें। आप हम हर महीने 2 अरब डॉलर की चीज़ें उनके लिए मंगा कर उनको पाकिस्तानी रुपए में दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व भी आस्ता आस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं और हमारा रुपये भी 157 से गिर के जो है वो 225 तक आ गए। तो हुकूमत को इसको रुपये की बजाय बार्टर ट्रेड कर रहे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना हम पाकिस्तान वो भी डूबे हमें मिसाल डुबो देंगे और में से और पाक से रुपये को निकल जाएंगे। तो मैंने मिस्टर सुहेल साहब से भी बात की, आला कौन से भी बात की, जिससे हमें वहाँ से जो है रुपये में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, हमें उनके साथ बार्टर ट्रेड कर माल के बदले माल देंगे, तभी पाकिस्तान और दोनों बचेंगे, वरना दोनों डूबेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और डॉलर जिस तरीके से वो उड़ता चला जा रहा है, सोचना होगा कि हमें अपनी तमाम तर चीज़ें बालाए ताक रख के मईशत पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कराची में शौहर की खुदकुशी का ड्रामा करने वाली खातून के खिलाफ शारा फैसल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मकतूल के अहले खाना ने तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए तफ्तीशी ऑफिसर तब्दील करने का मुतालबा कर दिया है। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। 35 साला नवीद ने 3 साल कबल 49 साला शगुफ्ता से पसंद की शादी की। टेलर का काम करने वाले नवीद और गुलशन इकबाल में बुटीक चलाने वाली शगुफ्ता की ये शादी कम अरसे ही चल सकी। दुकान और फ्लैट खातून के नाम करने और पैसों को लेकर दोनों में तकरार मामूल बन गई थी। नवीद के वालिद अब्दुल मजीद के मुताबिक नवीद इससे रिश्ता खत्म करना चाहता था। इसका कोई आपस में बीवी के साथ थोड़ा मसला चल रहा था, तो मुझे बताया कि भाई मैं इनसे अलग होना चाहता हूँ। तो ये सब लेके अपने पास रख रही है। अभी भी 5 लाख की कमेटी निकली है, ये भी इसके पास है, मुझे कुछ भी नहीं दे रही। तो बताया कि मैंने उसको कहा है, तो वो कहती है ये काम ख़त्म हो जाए फिर अलग होना बाद में। 19 जून की रात नवीद के छोटे भाई ताहिर को अचानक शगुफ्ता ने फ़ोन किया और बताया कि भाई की तबीयत ख़राब है, तुम फ़ौरन अस्पताल पहुँचो। वहां जाने पर पता चला कि गला दबाने से नवीद की मौत वाक़ हुई है। खातून ने कहा नवीद ने खुदकुशी की है, लेकिन जब पुलिस ने फ्लैट का जायजा लिया तो पंखे से लटक कर खुदकुशी करने के कोई शवाहिद नहीं मिले। पंखे पर लगी गड़ तक बरकरार थी। मुकदमा दर्ज हुए 20 दिन से जायद का वक्त गुजर जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी न होने पर मकतूल के अहले खाना पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। पुलिस ने कोई भी ताउन नहीं किया, ना ये मौका देखने जा रहे हैं, ना औरत के पीछे जा रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे। इतना टाइम हो गया, ये भी अपना इन्वेस्टिगेशन के लिए भी नहीं आए। मुकदमे में शगुफ्ता के पहले शौहर के 2 बेटे भी नामजद हैं। अहले खाना का इल्जाम है कि शारा फैसल थाने का तफ्तीशी अफसर मुल्जिमान की मदद कर रहा है, इसलिए वो तफ्तीश किसी और थाने मुंतकिल करवाना चाहते हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया सादकाबाद में। कश्ती हादसे में 49 अफराद जाँ बहक हुए। हादसे की वजूहात के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। अब्दुल कद्दूस रिपोर्ट करेंगे। सादिकाबाद में बारातियों की कश्ती को हादसा क्यों पेश आया, वजह जानने के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। कमिश्नर भावलपुर की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक वाक़ये की इंक्वायरी रिपोर्ट 72 घंटों में तलब की गई है। इंक्वायरी कमेटी में डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और DPO रहीम यार खान समेत 7 अरकान शामिल हैं। हमारे साहब रेस्क्यू की टीमें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बाकी डिपार्टमेंट्स हमारे मौके पे हैं। खुद भी ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा हूँ। बस दुआ है कि जी बाकी डेड बॉडीज भी जल्दी आज रिकवर कर लें। कमेटी मुतासरा खानदानों के अहले खाना और अहले इलाका के बयानात भी रिकॉर्ड करेगी। मुकामी लोगों का कहना है कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे, जिसके बाइस हादसा पेश आया। हादसे में जाबहक मजीद 2 अफराद की लाशें सक्कर बैराज, जबकि एक खातून की लाश माचका एरिया से मिली। 26 अफराद की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। तमाम अफराद को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। अब्दुल कुद्दूस, समा, रहीम यार खान। चलें जी आगे बढ़ते हैं। वफाकी हुकूमत ने मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम को आर्जी तौर पर रोका था। मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम को 1 हफ्ते के अंदर नाफिज कर दिया जाएगा। फैसला बदलते हुए हालात और बेहतर हदफ के तयन के लिए किया गया है। हुकूमती एलामिया के मुताबिक वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम को आज सरे-नौ तश्कील देने पर काम कर रहे हैं। इसे 1 हफ्ते के अंदर नाफिज कर दिया जाएगा। वजारत ख़जाना का कहना है कि स्कीम के तहत आवाम की तरफ से पहले से की गई सरमायाकारी महफूज रहेगी।
और पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में सरमायाकारों के लिए एनजो मार्केटिंग ने मेगा सेल गाला सजाया। शुरका को पार्क व्यू सिटी के मंसूबों, सहूलियात और खुसूसी डिस्काउंट से मुतालिक मालूमात फराहम की गई। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग पार्क व्यू सिटी फरीद ज़का बाजवा ने ये कहा है कि पार्क व्यू सिटी रियल एस्टेट के साथ खेल के मैदान में भी खिदमात में सबसे आगे हैं। शहजाद अली की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रियल स्टेट मार्केटिंग में अपना सानी न रखने वाले पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में एनजो मार्केटिंग के ताउन से 2 रोजा रंगारंग मेगा सेल गाला सजा। शुरका को पार्क व्यू सिटी के मंसूबों और खुसूसी पैकेजेस से आगाही दी गई। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग पार्क व्यू सिटी फरीद ज़का बाजवा ने कहा, पार्क व्यू सिटी हमेशा रियल स्टेट के साथ साथ खेलों के फरोग का मिशन भी जारी रखेगा। जून का महीना पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद की हिस्ट्री का द बेस्ट एवर मंथ था। हम बड़ा प्राउड फील करते हैं जब ये हमारे हीरोज शर्ट पहनते हैं जिसके ऊपर पार्क व्यू सिटी लिखा होता है। तो ये हमारी रिलेशनशिप इंशाल्लाह आगे भी चलेगी। हमारा पूरा कैलेंडर है क्रिकेट बोर्ड के साथ। सीईओ एनजो मार्केटिंग हारून अरशद अवान ने कहा, पार्क व्यू सिटी का 7 कामयाबियों की जमानत है। वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस था कि मैंने पार्क व्यू को ज्वाइन किया। एक विजन चाहिए होता है जिसके ऊपर आप जो सा दिन रात सोचते हैं और मेहनत लगे रहते हैं। यही वो विजन है जिसके ऊपर हमारा एतमाद, हमारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। तकरीब के आखिर में पार्क व्यू सिटी की जानिब से एनजो मार्केटिंग के सीईओ हारून अरशद अवान को चमचमाती गाड़ी का तोहफा दिया गया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर जोनल मैनेजर पार्क व्यू सिटी शुएबुल्लाह ने शील्ड हासिल की। कैमरा टीम के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। तो अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं कि जब कराची वाले जो है अपनी मकामी हुकूमतों का फैसला करेंगे। हमने सोचा क्यों ना आज हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों, वैसे तो हम दिखाते रहते हैं आपको, और आज भी हम आपको दिखाएंगे कराची के मुख्तलिफ ज़िले और उन ज़िलों में क्या मामला चल रहे हैं। तो कराची का जो किमाड़ी है, ज़िले की हैसियत मिलने के बाद पहली बार बल्दियाती इलेक्शन यहाँ पे होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो इलाका मकीन है उन्हें कौन कौन से मसाइल का सामना है और बल्दियाती नुमाइंदों से उन्होंने क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं, शायान सलीम अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। पाकिस्तान का कमाऊपुर जिला केमाड़ी, यहीं से कराची की कॉम्प्ले फूटी। शहर का आगाज भी यहीं से होता है। कराची पोर्ट भी केमाड़ी की हुदूद में आता है। जिले की हैसियत मिलने के बाद पहली बार यहाँ बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सजने जा रहा है। लोगों को उम्मीदवारों से क्या क्या तवक्कुआत हैं, उनके मसाइल क्या कुछ हैं, सब इस रिपोर्ट में जानते हैं। इसी कचरा कुंडी के ऊपर आवारा जानवरों के टक्कर की वजह से खातून का इंतकाल हुआ था। इसी जगह पर करंट लगने से एक शख्स का इंतकाल हुआ था। हम अपने जनाजे उठा रहे हैं इस हुकूमत की नाअहली की वजह से, इस हुकूमत की करप्शन की वजह से। और उसके बाद सबसे बड़ा सितम यह है कि वही लोग आकर आज हमारे इलाके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं किमाड़ी के लोगों को दरख्वास्त करता हूँ कि इन चोरों को पहचानिए, इन लुटेरों को पहचानिए और अपने वोट की ताकत से, अपने वोट की ताकत से इन चोरों को किमाड़ी से भगाएं। ये मोटर हमने लगाए हुए, हम सुबह से इधर बैठे हुए, प्यासा भूखा है इधर, क्या हम पानी भर रहा हूँ, हमारा बच्चे प्यास से मर रहे। अब ये तेल जलाएगा, ये लेन लगाए हुए, इस पे हमने 1,70,000 रुपए खर्चे किए लेन पे। फिर हम इधर रात को 3-3 बजे इधर बैठे रहते, पानी का इंतजार करते कि पानी आवे, मोटर स्टार्ट करे, हमारे घर पे पानी भर जावे। अगर एक आदमी का घर पे ये पानी नहीं आता है तो हफ्ते का 4-5-6 हज़ार रुपए का सिर्फ वो पानी खरीदता है। मैं जा रहा हूँ नया नाज़ाबाद खेलने के लिए, क्योंकि हमारा ग्राउंड इस काबिल नहीं है कि हमारे से बाहर के लोग हमारे साथ आगे खेलें। बस बच्चे क्या माँ बाप को कहते कि आ जाए खेलने के लिए, आ जाए, तो बोले यार हमारे बच्चे यहाँ जख्मी हो जाएंगे, यहाँ खेलने की पोजीशन तो नहीं है, ग्राउंड खेलने के काबिल तो नहीं है। 4 लाख की आबादी है, एक मैटरनिटी होम नहीं बना पा रहे हैं यहाँ पर। अब ये पस मंजर में आप देख रहे हैं, ये मैटरनिटी होम के लिए जगह अलाट की गई है, उसको तकरीबन 10 साल हो गए, लेकिन ये सारी सियासत की नजर है। फैजुर रहमान, उसकी बच्ची के साथ मसला पेश आ गया, सारा ट्रैफिक जाम था, कहीं जगह नहीं मिल रही थी, और बस वो औलाद की इसको नेमत से सरफराज होने वाली थी, उसको यहाँ से रास्ता नहीं मिला, क्लिफ्टन से घुमाकर उसको ले गए और बिलावल चौरंगी के करीब रक्षे में उसकी डिलीवरी हो गई।
मंशियात में 100 में से 75% केमाड़ी को सियासी लीडरानों ने और इलाके के ताने ने समझे सब मिल के मंशियात की वजह से सारा मुस्तकबिल तबाह हो रहे। सियासत के लिए खाली जो है ना कैंपेन चलाने के लिए आओ करते, बाकी सब एक कट्टे शाम को बैठ के खाते पीते और गप्पे शप्पे लगाते। ये कुछ भी नहीं होगा, यही ऐसा ही होगा, आवाम लुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे और बस गरीब तबाह है भाई। इलेक्शन का माहौल बन चुका है। शहरी मायूस जरूर है, मगर उम्मीद की आस अब भी बाकी है कि शायद बल्दियाती इंतखाबात के बाद केमाड़ी की तकदीर बदल जाए। मुंतखब नुमाइंदे शहरियों के लिए क्या कुछ करते हैं, वक्त सब कुछ बता देगा। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। शायान ने शुरू में जो एक जुमला कहा जाता है कराची कमापूते पाकिस्तान का, और वाक़यतन अगर कहा जाए कि कराची के लिए कोई कौन कमाता है तो वो ये ज़िला है कीमाड़ी। बड़ा ही अहम ये ज़िला है और अच्छी बात है कि इसको ज़िला बनाया गया है और कराची में मज़ीद ज़िले बनाने चाहिए, इतना बड़ा शहर है। लेकिन क्या सिर्फ ज़िले बना के मामला हल हो जाते हैं? नहीं। अगर आप ज़िला बना रहे हैं तो उसको वो सहूलियात आप देंगे, नहीं है, सड़कें नहीं है। अब मैं देखा किस तरीके से लोग यहाँ पे कचरे पे बैठे हुए हैं और इतनी इन लोगों की कंप्लेंट्स हैं। ये समझे, जब कहा जाता है मिनी पाकिस्तान, हर रंग, हर नस्ल, हर ज़ुबान का इंसान यहाँ बसता है और हर रंग, हर नस्ल, हर ज़ुबान का इंसान कराची की कमाई में अपना हिस्सा डाल रहा है। उसको वापसी पे मिल क्या रहा है ये आप देखें। टूटी हुई सड़कें मिल रही हैं, जगह जगह कचरा फैला हुआ मिल रहा है, उसको खाने पीने की अच्छी सहूलियात नहीं, सेहत की अच्छी सहूलियात नहीं है, इस सब होम नहीं है फैसल, आप देखें जी, डिस्पेंसरीज नहीं है यार। तो इस सारी सिचुएशन में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस एरिया का सबसे बड़ा इशू ड्रग्स। अब आप देखें कि ये वो इलाका जिसके बारे में फैसल भी बात करें और हमारे रिपोर्टर भी बात करें, हम खुद भी देखते हैं जब भी हम आउटडोर पे जाते हैं कि ये वो इलाका है जो कि कराची को कमा कर देता है, कराची पूरे मुल्क को कमा कर देता है। लेकिन ये जो चेन है, इस चेन में ऑयल नहीं डाला जा रहा, यानी इस इलाके के लिए काम नहीं हो रहा, ना यहाँ पर बेसिक सहूलियात है, ना यहाँ पर आवाम के लिए कुछ है। चेन में ऑयल ने चेन उतर गई है, चेन उतर गई है जी। अच्छा जी, बल्दियाती इलेक्शन के लिए कराची के ज़िला शर्की में उम्मीदवारों की मुहिम जारी है, लेकिन वोटर्स का इस इंतखाबी अमल से एतमाद ही उठता जा रहा है। ज़ाहिर है जब कुछ मिलेगा नहीं तो एतमाद कहाँ से आएगा। लाइन्स एरिया के वोटर्स इलेक्शन के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, शाहनवाज अली कादरी अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। 24 जुलाई को बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके UC 10 में लाइन्स एरिया में मौजूद हूँ। यहाँ बल्दियात की क्या सूरत हाल है, यहाँ के मकीन इस बार किसको वोट दे रहे हैं, आइए चलें आपको दिखाते हैं। जैकब लाइन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है और क्या कहते हैं ये UC 10 है। 2-4 दिन में अगर ये हालात सही हो जाते हैं, पानी इधर से कोई आके सफाई करता है, कोई जो उम्मीदवार है कोई नज़र आता है, अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो कोई नज़र आए आके बात करे और इसको सफाई वगैरह करे तो फिर देखते हैं किसको वोट देना है। इस पार्टी के भी उम्मीदवार शामिल हैं और मुत्तहिदा के भी, PSP के भी, तमाम सियासी पार्टियाँ मौजूद हैं, लेकिन काम करने के लिए जो आएगा वो उसके लिए हम सराहेंगे। मेरे बेटे की माइयों भी है यहाँ पे और अभी तक पानी नहीं निकल सका। इतना पानी था कि इतना पाँव घुटनों तक पानी आया हुआ था। सीधा काम करती है भाई, सीधी बात है, ठीक है। और किसी को कैसे देंगे? क्या काम हुआ? कुछ भी काम नहीं, गलियाँ गटरों से भरी हुई, काम तो होता ही नहीं है। अब कैसे जमात इस्लामी को देना है, बस पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना है। इस बात में मांग के देखेंगे क्योंकि 40-45 साल से इन्हीं को मुत्तहिदा को ही आजमाया था, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। वोट नहीं दोगे इस बार? हम नहीं देंगे किसी को, सारे मरोजा देते कुछ भी नहीं। आखिरी बार किसको दिया था? हमने किसी नहीं दिया, इमरान खान को दिया था आखिरी बार, बस। अब नहीं देंगे हम किसी को। इससे पहले बहुत काम हुआ है, MKM ने बहुत काम कराए यहाँ पर, मगर अब से जब ये वसीम अख्तर साहब बने थे, जब से मेयर, जब से यहाँ पे काम नहीं हुआ। 40,000 रजिस्टर्ड वोटर वाला UC 10 ही नहीं, 9, 11 और 12 का भी यही हाल है। टूटी सड़कें, तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर, गंदगी और गिलाजत के ढेर। यहाँ के मकीन अब तब्दीली चाहते हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। आपने देखा कि किस तरीके से कराची का कोई भी ज़िला उठा लें आप, कराची का कोई भी इलाका उठा लें, आपको परेशानी ही परेशानी नज़र आएगी और तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें नज़र आएंगी। लेकिन फैसल, इसमें सवाल ये है कि इन लोगों की तकलीफ़ों परेशानियों का कोई तो हल होगा, कहीं तो फुल स्टॉप लगेगा, कहीं तो आवाम के जो मसाइल हैं वो आसानियों में बदलेंगे।
लेकिन सवाल फिर वही है कि लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, वादे करते हैं, दावे करते हैं और वो वादे वफा नहीं होते, वो दावे जब बारिश आती है उस पानी में बह जाते हैं। लेकिन पता है महक, अब आप इसका क्रेडिट मीडिया को दें या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स को दें, लोग अब जाग रहे हैं। कई ऐसी कॉर्नर मीटिंग में जहां पे कहा जाता है कि आप हमें वोट दें, हम आपके लिए ये करेंगे, अब लोग खड़े हो रहे हैं वहां पे। अच्छा, एक चीज मैं ऐड करूंगी, अब लोगों के अंदर सवाल पूछने की सलाहियत है, उन्हें अपना हक मांगने का पता चल गया। सलाहियत तो थी लेकिन खौफ भी था। वो खौफ टूट रहा है और लोग खड़े होकर पूछ रहे हैं कि जनाब अली, अगर आप हमसे ये कह रहे हैं कि हम आपको वोट दें और फलां पार्टी ने तबाह बर्बाद कर दिया कराची को, तो आप तो उनके साथ इत्तेहादी बने हुए थे। तो फिर लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा कि बहुत सारे हमारे जो काम ना करने के बहाने, अब वो बहाने नहीं चलेंगे, अब वो मामला इस तरह नहीं चलेंगे। हमने किमाड़ी ज़िले की बात की, हमने दीगर ज़िलों की बात की, दीगर अजला की बात की, अब ज़रा ज़िला कोरंगी है, वहाँ हम चलते हैं और वहाँ के अवाम के इतने मसाइल हैं कि आपकी सोच है। और यूसी 6 के इलाका मकीन बल्दियाती इंतखाबात के लिए किस पर एतमाद का इजहार करें और किस पर एतमाद नहीं कर रहे, साथ साबरी की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कराची में इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं। मैं इस वक्त ज़िला कोरंगी की यूसी नंबर 6 में मौजूद हूं और यहां हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के बारे में उनकी क्या राय है। 5 साल बहुत हो गए लॉलीपॉप लेते हुए, अब काम करो और वोट लो। जो पार्टियां खड़ी होकर इस रोड को क्लियर करा देगी, वोट उसका है। पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे एमक्यूएम हो, हमारे माहौल देखें, ये पूरा रोड ख़त्म हुआ है। पूरा ग्राउंड बना हुआ है, पीछे बच्चों को खेलने का पार्क है वगैरह बना दें, कुछ नहीं करते, ये काम हम कुछ नहीं करते। हम किसी को वोट नहीं डालने वाले इस दफा। अभी वोट देंगे नहीं हम, और क्या, जब हमारा कोई काम ही नहीं हुआ तो हम कैसे वोट दे दें। 50-60 आदमी है, 50-60 आदमी को ना वोट देने के लिए सिर्फ एक घर के अंदर, लेकिन नहीं, मैंने मना कर दिया कि कोई वोट नहीं जाने की। वहाँ पहले रोड डलवाया था इन पीटीआई वालों ने, वो रोड ऐसी जगह था जैसे पंचर बनाते रोड का, वो ऐसा रोड बनाया था, किसी काम का नहीं बनाया था। बारिश हुई, रोड सारा उखड़ गया। लाइनें, हमारी सेवरेज का मसला था, मस्जिद के आगे हमारे पानी खड़ा होता था। शाहीन भाई ने काउंसलरों को बोल के, बड़े बड़े अफसरों को बोल के हमारा मस्जिद का गटर वगैरह साफ़ करवाए। जो हकीकत में काम कराया गया वो शाहीन भाई ने कराया, पीपल्स पार्टी वालों ने। हम इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक को ही वोट डालेंगे। जमात इस्लामी थोड़ी सी बेहतर है ज़रा औरों से, मुझे तो ये नज़र आता है। पीटीआई नंबर 2 पे रख ले उसको। वोट के मामले में आवाम का मिला जुला रद्द अमल नज़र आता है। कोई किसी पार्टी को पसंद करता है तो कोई किसी पार्टी को, और कुछ लोग तो किसी भी पार्टी को अपने वोट का हकदार नहीं समझते। मगर एक बात सब में मुश्तरक है कि उनके वोट का असल हकदार वो है जो आवाम के लिए काम करेगा। कैमरामैन इमरान खान के साथ साबरी, समा, कराची। तो आपने देख लिया कि तमाम तर मामला किस तरह के हैं। तो इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नए दिन से गुफ्तगू करने के लिए। बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो सर पे खड़े हुए हैं, क्या तैयारी है पीपल्स पार्टी की इस बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा कि पहले मरहले में भी जो हुए थे बल्दियाती इंतखाबात, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने में क्लीन स्वीप किया था। और इस वक्त जो सेकंड मरहले में भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त लार्जेस्ट जमात बनकर सामने आई है, क्योंकि अनअपोज्ड कैंडिडेट जो हैं वो पीपल्स पार्टी के बहुत बड़ी तादाद में कामयाब हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर। ठीक है। अच्छा शर्जील साहब, अभी जो हालिया हमने देखा कि जो बारिशें हुई हैं उसमें अवाम बड़ी नाला नज़र आई है पीपल्स पार्टी के जो इंतज़ामात थे, जो मैनेजमेंट थी, उस हवाले से। सो डू यू रियली थिंक आफ्टर दिस जो ये नाला नज़र आई है हमें अवाम, उसके बाद भी हम ये देखेंगे कि अवाम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी? देखिए जी, मैं इसमें थोड़ा सा एक अर्ज कर लूँ कि अवाम को डेफिनेटली जब 400 मिलीमीटर बारिश कराची में पड़ी थी तो अवाम को जरूर शुरू में थोड़ी बहुत तकलीफ ही होगी, लेकिन वो पानी सारा निकल गया था। और अवाम ने ये भी देखा होगा कि बारिश पंजाब में भी पड़ती है, KPK में भी पड़ती है, बलुचिस्तान में पड़ती है, लेकिन इस कराची वाहिद जगह थी, सिंध पूरा सूबा,
जहाँ पर जैसे बारिश हुई तो गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी रोडों पे मौजूद थी, गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर जो है वो रोडों में मौजूद था, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर रोडों में मौजूद थे, तमाम मुजरा जो है वो रोडों में मौजूद थे और वो खुद पानी की जो भी निकासी आप था उस पूरे प्रोसेस को खुद मॉनिटर कर रहे थे। 2-3 दिन तक हर जगह पे, हर एरिया में गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, पूरी इंतजामिया जो है उस मशीन का खुद मौजूद थी। तो आवाम ये भी जरूर देखती है कि कौन लोग हैं जो आपके साथ मुश्किल वक्त में या किसी भी इशू में वो आपके साथ खड़े होते हैं। अच्छा शर्जील साहब, हम ये आपसे पूछना चाह रहे थे कि लियारी से कीमाड़ी और कीमाड़ी से लेके कोरंगी तक, अभी हमने, हमारे रिपोर्टर्स ने भी इस पर रिपोर्ट की, खुद भी हम बाहर जाते रहते हैं, तो शर्जील भाई ये जो लोग अब इस लेवल तक आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि यार सिर्फ ये हमारी गली की सड़क बना दो, वोट आपका, सिर्फ हमें पानी पहुंचा दो, वोट आपका। इस इलेक्शन से भी हट के ये तमाम तर मामलात, ये तमाम तर इशूज़, ये तमाम तर तकलीफ़ें और परेशानियाँ, क्या लोग जो है इस बार पीपल्स पार्टी पे भरोसा करेंगे, या फिर जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वाइब है जमात इस्लामी की, लोग उस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, जमात इस्लामी इस वक्त सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी पेड कैंपेन कर रही है और ये भी एक सवालिया निशान है कि इतना बड़ा पैसा जमात इस्लामी के पास कहाँ से आया और किस तरह वो इतनी बड़ी कैंपेन कर रहे हैं। खैर, कैंपेन करना उनका सियासी हक है, उसको कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन जमात इस्लामी का जो किरदार रहा है कराची में, जमात इस्लामी के यहाँ पे कराची में प्रॉपर तरीके से मेयर रहे हैं, तभी जमात इस्लामी ने कराची के मसाइल हल नहीं किए। जमात इस्लामी की जो सियासत रही है यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि ये पहले तो ये यूनिवर्सिटीज़ की स्टूडेंट्स की जमात थी, लेकिन उसमें भी उनकी सियासत रही है वो नफरत की सियासत रही है। वो कहीं पे भी इन्होंने जो है वो प्रोमोट नहीं किया कि अच्छी चीज़ों को, तदरीस अमल को, हमेशा वहाँ पे लड़ाई झगड़े। तो लोगों को ये तो लोग जानते हैं कि जी जितनी भी जमातें जो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो लड़ाई झगड़े का रहा है। पीपल्स पार्टी का जो भी बैकग्राउंड रहा है वो हमेशा अमन का रहा है। पीपल्स पार्टी का बैकग्राउंड ये रहा है कि हमेशा किसी तरीके से शहर को या सूबे को या मुल्क को सबको साथ लेकर चले। इसमें कोई किसी किस्म की लिसानियत नहीं है, किसी किस्म की खुदा ना खास्ता कोई जहन में इस तरह का इंतशार नहीं है जो बाकी जमातों में रहा है। तो लोग ये भी कंपेयर करते हैं और लोग ये कंपेयर करते हैं। देखें, अभी हम सिर्फ आपने बात की सड़कों के लिए, चीज़ों के लिए, बिल्कुल ठीक है, लोग तरक्की को देखते हैं, लोग डेवलपमेंट को देखते हैं, लेकिन लोगों को ये भी पता है कि जितने भी बड़े इशूज़ हैं उसके लिए पीपल्स पार्टी काम कर रही है। मतलब वक्तन पर वक्तन नई नई स्कीम्स आ रही है, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। आप हॉस्पिटल, मेडिकल में देखें, मेडिकल में मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई एक शहर जिसे कहा जा सकता है कि जो हेल्थ फैसिलिटीज में नंबर 1 है वो कराची है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका NICVD कराची में है, आपका इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल कराची में है, आपका साइबर नाइफ के जो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है कैंसर की फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी कराची में मौजूद है। इस तरह की बेशतर जो है चेस्ट पेन यूनिट, डायलिसिस सेंटर की चीज़ें, मतलब जितना मैं आपको इसमें ओपन चैलेंज करता हूँ और सोचता कि कोई ये कहे कि जी मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहा हूँ, आप वाकई हर शहर की एक सर्वे कर ले, आपका टीवी चैनल सर्वे कर ले कि बाकी शहरों में मेडिकल फैसिलिटीज इतनी हाई लेवल की जो कि दुनिया में कहीं नहीं होती है या बहुत कम जगहों में होती है, सबसे ज्यादा मुफ्त वो कहाँ पे मौजूद है, वो आपको कराची में मिलेंगे और वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ के शहरियों के लिए प्रोवाइड की गई हैं। सही, बिल्कुल शर्जील साहब, इसमें कोई शक नहीं है। जिन फैसिलिटीज़ की आप बात कर रहे हैं बेहतर फैसिलिटीज़ हैं वो, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए, उन हॉस्पिटल्स तक पहुंचने के लिए सड़कें चाहिए ना, ट्रैफिक का जाम ना होना चाहिए। अभी हमारे पास एक खबर है, ये खातून ने रस्ते में डिलीवरी कर दी क्योंकि ट्रैफिक जाम है, सड़क का बुरा हाल है। तो जब तक सड़कें नहीं ठीक होंगी तो वो जो अस्पताल बहुत बेहतरीन हैं उन अस्पतालों में कैसे जाया जाएगा? देखिए जी, ये नहीं है कि खुदा न खासा कराची को सारी सड़कें सरें, कुछ सड़कों में जरूर इशूज हैं, वो भी गवर्नमेंट बना रही है। तो अपने कराची एक बहुत बड़ा मेगा सिटी है। मेगा सिटी में आपकी जो मेन आर्टरीज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेन आर्टरीज आपकी सारी बहुत बेहतर है, आपके अंदर लिंक रोड भी काफ़ी बेहतर है। कुछ कुछ जगहों पर बारिश के बाद कोई हो गया या कहीं भी डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे रोड खोदना पड़ गई। अभी भी अगर आप कराची को प्रॉपर सर्वे करें, तो इस वक्त जो मेगा प्रोजेक्ट कराची में आज भी चल रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के नाम पर, वो बहुत बड़ी मेगा स्कीम चल रही है, बिलियंस ऑफ रुपीज चल रही है, वो कराची में ही चल रही है। तो ये तो बिल्कुल वो एक तासुर, अगर हम कोशिश करेंगे शर्जील साहब से दोबारा रब्ता करें
क्योंकि हम उनसे दोबारा ये बात करना चाहेंगे कि जो वो बात कर रहे हैं कि कराची की सड़कें इतनी बुरी नहीं हैं, तो ना सिर्फ हम उनसे बात करेंगे बल्कि हम अपने शो के प्लेटफॉर्म से उनसे दरख्वास्त करना चाहेंगे कि सिर्फ एक दिन वो हमारे साथ चलें, वो हमें दिखाएं कि कितनी अच्छी हैं सड़कें और हम उन्हें दिखाते हैं कि कितनी ख़राब है सड़कें। क्योंकि आप लिंक रोड की बात कर रहे हैं, हमने जो इलाके, ये जो हमने मैं इलाके दिखाए हैं, इनको वैसे पसमानदा कहा जाता है, चाहे वो लियारी हो, चाहे वो कीमाड़ी हो, चाहे वो जो सबर्ब्स है कराची के। मैं मेन गढ़ की बात करूँ, मैं सेंट्रल की बात करूं, या फिर मैं कराची ईस्ट की बात करूं, मैं गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल की बात करूं, PCHS की बात करूं, जहां पे सड़क के बीच में घड़े हैं बड़े बड़े, लोग गिर जाते हैं। अभी आपके सामने कल हमने ये सारा किया है। जिस इलाके की हम बात कर रहे थे वो कराची का माजी का एक बहुत अच्छा इलाका था जहाँ पे लोग अंदर गिर के मर गए। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उस पार्टी ने काम नहीं किया, हमने किया, उसने नहीं किया, हमने किया, लेकिन नुकसान लोगों का हो रहा है। आप जाके देख लें बाहर, आप यू जस्ट नेम इट ना, यू जस्ट नेम इट। अभी बारिश हुई है, जितने लोग नीपा से आते हैं और नीपा के ब्रिज से आ रहे हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से नीपा के ब्रिज के नीचे रोड इस वक्त टूटी हुई है जब से बारिश हुई है। उससे थोड़ा पीछे आ जाएं, ये जो समामा का ब्रिज है उसके उल्टे हाथ पे वो रोड टूटी हुई है जब से टूटी हुई है। उसके बाद थोड़ा आगे जाएं, वहां पे इतना बड़ा पड़ल बन जाता है पानी का, उसको कोई ठीक करने के ये अच्छा अब हम दिखा रहे हैं आपको बफर जोन, ये बफर जोन है। अब आप मुझे बता दें कि ये रोड आपको अगर ठीक लग रही है तो छोटे छोटे गड्ढे यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसा लगता है कि ये गाड़ी चलाने नहीं निकले कराची वाले, ये कोई चैलेंज है, ये कोई, हाँ, ये कोई चैलेंज का। शर्जील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील भाई, बहुत ही रिस्पेक्टफुली मैं आपकी एक बात से, देखें ये मेरा भी डेमोक्रेटिक राइट है कि मैं डिसएग्री करूँगा, और मैं आपके तवज्जुह से भी ये आपको एक पैगाम देना चाहूँगा, आप चले हमारे साथ, आप दिखाएं कि जी हम इतनी अच्छी सड़कें, हम आपको दिखाते हैं शरील भाई कि लोगों के पास कितनी तकलीफ में वो गाड़ी चलाते हैं, कितनी तकलीफ में बाइक चलाते हैं। सर देखिए जी, मैं इसे कतई इनकार नहीं कर रहा कि जी कराची की 100% सड़कें ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कराची की इस वक्त 80% सड़कें ठीक है। अगर आपने मैं आपके पीछे सुन रहा था, आप कह रहे हैं मैं आपके साथ टूर करने के लिए तैयार हूँ, मैं इसमें ऐसा कोई चैलेंज नहीं बोल रहा, ऐसे भाई बिल्कुल नहीं, आपके साथ भी चलने के तैयार हूँ। मैं आपको बताऊँ जी कि कराची में मेन आर्टरीज जितनी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी ठीक है, कहीं कहीं पे प्रॉब्लम्स हैं। देखिए इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको समझाऊँ। हमारे पास हर जहाँ पे भी सड़क है, जहाँ पे वहाँ पे 10 किस्म की एजेंसीज के काम चल रहे हैं, मतलब PTSL के अलग काम चल रहे होंगे, वाटर बोर्ड के अलग काम चल रहे होंगे, के इलेक्ट्रिक के अलग काम चल रहे होंगे, जितने भी इदारे हैं। अब होता यह है कि सड़क बन गई, फिर पता चला जी कोई नया प्रोजेक्ट आ गया, उसमें फिर उन्होंने किसी ने लाइन क्रॉस कर दी है, किसी ने कोई और उनके किसी इशूज है, तो ये इशूज हैं। लेकिन उसके बावजूद जो आपके मेजर सड़कें हैं, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर काफी पे काम हो रहा है, और काफी बहुत ज्यादा स्कीम जो है मुझे पता है जिस पे काम हो रहा है। हमारी सब पीपुल्स बस सर्विस भी चल रही है कराची में, जिसमें आवाम को एक सहूलत दी गई। आज भी एक नया रूट जो है वो उसका शुरू होने जा रहा है। तो मतलब गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट की नीयत है काम करने की। और आप देखेंगे जिस मतलब वैसे तनकीद होती है, उस बस सर्विस का जो किराया है वो किस हद तक वो कम रखा गया है। शर्जील साहब, ये जिस बस सर्विस की बात करें, पीपल्स बस सर्विस, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम भी इसको अप्रिशिएट करते हैं। जो काम अच्छे हैं यकीनन हमारा काम है उसको अप्रिशिएट करना, आवाम के सामने लेकर आना। एक कराची का और बहुत दरीना मसला है, ऐसा मसला कि हम जब भी बात करते हैं तो हर कोई शर्मा जाता है जवाब देते हैं। मुझे यकीन है आप मुझे जवाब जरूर देंगे। पानी का मसला, यहाँ पर पानी हम खरीदते हैं, इतना महंगा पानी होता है। K4 का मंसूबा जिसके बारे में हमेशा बात होती है कि मुकम्मल हो जाएगा, ये कब हो जाएगा? कराची वाले क्या कभी सुकून से पानी देख पाएंगे अपने घरों में? ये आपने K4 का मैं अच्छी बात की, और पानी का इशू मैं बोलता हूँ, पानी का इशू है, मैं उसको एडमिट करता हूँ। अब आपको K4 का बताऊँ। K4 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट का बिल्कुल नेक नीयत थी, 100% फंडिंग रखी गई K4 के लिए। हुआ क्या, मैं जब खुद एक टाइम पे जब लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर था, जब K4 की डिजाइनिंग मेरे सामने आई, तो मैं उस वक्त लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर था, मुराद अली शाह साहब थे उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर। मैंने उस वक्त रेज किया कि जी K4 की डिजाइनिंग पे हमें इशूज है, K4 की डिजाइनिंग मेरे नज़र से, क्योंकि मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ऐसा मुराद अली शाह साहब भी इंजीनियर हैं, उन्होंने भी एतराज़ किया। तो सब गवर्नर थे इशरतुल इबाद साहब, उन्होंने कहा नहीं ये डिज़ाइन ठीक है। अब वो डिज़ाइन बनाया किसने था? K4 का डिज़ाइन एक कंसल्टेंट कंपनी ने बनाया था, और उस वक्त ने बनवाया था वो थे मुस्तफ़ा कमाल साहब प्लेयर।
इसमें हम आज भी कहते हैं, और मैं जो आपको बात कर रहा हूँ वो आप डॉक्यूमेंट्स में चेक करवा लीजिएगा। हो सकता है मैं टीवी चैनल पे बैठ के कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहा हूँ या मैं गलत कोई किसी पर इल्जाम लगा रहा हूँ, आप चेक करें। अब मुस्तफा कमाल साहब ने वो डिज़ाइन बनवाया, वो क्यों बनवाया? अब उस डिज़ाइन की वजह से, वो डिज़ाइन में फॉल्ट था क्योंकि आपका ग्राउंड लेवल से एक हाइट पे पानी आप कहीं भेज रहे थे, आपकी कैपेसिटी क्या थी, आपके पास मैकेनिज्म क्या था, वो उसमें वो प्रॉब्लम हुआ। फिर वो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर को जाता रहा वो काम, अब फाइनली वापदा कर रही है। तो अभी भी पीपुल्स पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से कह के उस पर एक खती रकम रखवाई और वो काम अब वापदा को शुरू करी। लेकिन ये नहीं कि गवर्नमेंट ने कोई भी उस पर पैसे ना लगाए हों या कभी ये प्रोजेक्ट इसलिए नहीं चला हो कि गवर्नमेंट पैसे नहीं देना चाहती। गवर्नमेंट अब उसके पैरेलल हब डैम पे काम हो रहा है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने पे काम हो रहा है। इस वक्त जो है 60 MGD की एक प्रोजेक्ट उस पर काम हो रहा है। तो गवर्नमेंट काम कर रही है, ये नहीं काम नहीं कर रही, लेकिन पानी का इशू है, मैं मानता हूँ। और देखें एक और भी इशू है, आप ये देखें कि आज जितने भी सूबों में पॉलिटिकल पार्टी अपनी हुकूमतें कर रही हैं, बड़े बड़े क्लेम्स करती हैं कि जी हमें हमारे सूबे बहुत ज़्यादा बेहतर बने हुए। अगर मैं ये कहता हूँ अगर आपके सूबे ज़्यादा बेहतर बने हुए तो आपके सूबों से लोग रोजगार के लिए कराची क्यों आते हैं? मकसद है कि कराची आज भी वो जगह है जहाँ पूरे पाकिस्तान की जो शहर है, जो मुआशी शहर है, पूरे पाकिस्तान के लोग मजदूरी करने, रोजगार की तलाश में, कारोबार के लिए कराची में आते हैं। और कराची का सबसे बड़ा इशू है कराची की आबादी। कराची में इनफैक्ट आप देखेंगे पूरे अप कंट्री साइड से, नॉर्दर्न साइड से लोग यहाँ पे जॉब के लिए आते हैं। अब यहाँ पे जो लोग आते हैं तो डेफिनेटली जो एक शख्स भी अगर कराची में आता है, और आपको पता अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकाल लें, रोजाना की तादाद में सैकड़ों लोग यहाँ पे मूव होते हैं कराची में जी। अब जब लोग नए, जो भी शख्स कराची में आता है उसको पानी भी चाहिए, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट का यूज करना है, फिर वो कभी लोग कच्ची आबादी की तरफ बिल्कुल। और शहजाद भाई फिर होता ही है कि मर्दमशुमारी भी ठीक तरीके से नहीं होती, ये बड़े इश्यूज हैं। अच्छा हमने मर्दमशुमारी करना फेडरल गवर्नमेंट का काम। अच्छा शहजाद भाई, हम वो हमारा टॉपिक नहीं, हम उस पर भी आगे चल के जरूर यकीनन बात करेंगे। काम किसका भी हो, अगर कुछ गलत होता है अफेक्ट तो ये शहर होता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमने इसकी इलेक्शन की बात की, थोड़ा सा मैं चाह रहा था अभी जो करंट आपने एक इक़दाम उठाया है मार्केट जल्द बंद करने का और दीगर चीज़ें करने का, क्या कितनी बचत होने जा रही है इसकी बिजली की? क्योंकि आपको पता है कि वैसे ही कारोबार इतना लोगों का चल नहीं रहा है, डॉलर कहाँ जा रहा है, तो इससे क्या आप लोग अचीव करना चाह रहे हैं इस मूव से? अच्छा फैसला उस बात उससे पहले एक छोटी सी मौतबाना न्याज मंत्री का थोड़ी शिकायत कर लूँ आपसे जी जी। जो आपकी टीवी पे फुटेज कड़ी एक चल रहे थे कि एक ही जगह के जहाँ पे गाय खड़ी हैं और जहाँ कचरा चल रहा था, ठीक है। अगर काश आप जो एक फुटेज अगर प्रोड्यूसर बोले जो नए हमारे पार्क इतने सारे भी नए बने हैं, बेताशा पार्क बने हैं, जबरदस्त फूड स्ट्रीट्स बनी है, आप कराची में मनोड़ा में जबरदस्त बीच बनी है पब्लिक के लिए, कुछ वो चीज भी दिखा देते तो शायद पब्लिक को ये भी पता चला कि हमारे शहर में ये भी एक अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए, यहाँ पे भी हम अपनी तफरीह के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे भी अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। बेशतर पार्क कराची में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने आबाद। शर्जील भाई, जो आप अच्छी चीजें बता रहे हैं, हमने उस पर बहुत प्रोग्राम किया। ये जो चीज है इस पे भी हमने किया, मनोड़ा के हवाले से आपने बात की, मुर्तजा भाई के साथ वहां पर हम गए, प्रॉपर हमने एक पूरा प्रोग्राम किया। फूड स्ट्रीट पे हमारा एक प्रॉपर आउटडोर है, जो अच्छी चीजें हैं उसको भी दिखाना हमारा काम है, हम वो भी दिखाते हैं। देखिए अब मुझे कुछ अच्छी चीज नजर आ रही है माशाल्लाह तो मैं वो कह रहा हूँ कि मतलब अच्छी चीज भी दिखाएं, ठीक है, जहाँ पे बुराई है वो बुराई बताएं, लेकिन लोगों को अगर जो लोग कराची में नहीं है वो ये ना समझे कि कराची वाकई सिर्फ कराची में सिर्फ यही है। ये कराची में जो अच्छी चीजें बनाई हैं गवर्नमेंट ने, जो अच्छी चीजें की, थोड़ा उसको मतलब बैलेंस करें। मतलब मुझे कोई उसमें नहीं। खैर अब आपका जो सवाल आ गया जी, वो जो दुकानें जल्दी बंद कराने वाला जी, बिल्कुल जी, हमें ये भी पता है कि कोई हमें शौक नहीं है गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा कि दुकानें जल्दी बंद हो रही हैं। उसमें भी गवर्नमेंट का नुकसान है। जितनी देर तक दुकान चलेगी उतनी देर तक उस दुकान में कस्टमर आएगा, और फिर वो कस्टमर को जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को मिलता है, जितनी भी वो फिर ट्रांजेक्शन होती हैं। लेकिन क्या है कि इस वक्त आपके पावर शॉर्टेजेस हैं, कि इलेक्ट्रिक की नाअहलियाँ हैं, और इस वक्त मुल्क में एनर्जी को बचाना सिर्फ अगर मैं ये कह दूँ कि जी के इलेक्ट्रिक को फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो मैं एनर्जी ना बचाऊँ। मैं सिर्फ ना तो दुकान के लिए, मुझे मेरा ये भी फर्ज है अपने घर पे भी, अगर मैंने मेरी वॉल पे 10 लाइटें लगी हुई तो मैं उसमें से 8 अगर बुझा दूँ और 2 से गुजारा कर सकता हूँ तो करूँ। इस एनर्जी को क्राइसिस को भी फेस करने के लिए हम सबका मतलब ये हमारा ये इंफरादी एक रोल होना चाहिए सबका, इज्तिमाई भी होना चाहिए, इंफरादी रोल भी होना चाहिए। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हम लोग करते क्या है कि हम लोग कमरों में मौजूद नहीं है, जो लोग अफोर्ड करते हैं वो एजेंसी में चला रहे हैं। हम लोग जो है वो पूरे घर की लाइटें चला के बैठे हुए हैं कि जी पूरे
मोहल्ले में नजर आए, देखिए जी मेरा घर किस तरह जगमगा रहा है। हम लोग एक अननेसेसरी जो हम लोग यूज करते हैं या वेस्ट करते हैं एनर्जी को, वो भी बंद होती है। लेकिन अब इंडिविजुअली गवर्नमेंट तो पैगाम देती है, लेकिन फिर भी अब गवर्नमेंट लेवल पे कुछ फैसले किए जाते हैं कि जी अगर कल को मतलब हम सारी रात दुकानें खोलने में कोई इशू नहीं है, लेकिन कल को अगर उसका इम्पैक्ट दूसरी आबादियों को भी आता है और बिजली की एक शॉर्टेज है तो फिर वो प्रॉब्लम होता है। ये गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन किए होते हैं किसी न किसी की ओवरऑल किसी की भलाई के लिए होते हैं। Exactly. किसी की जाती कोई वो फायदा या नुकसान की बात नहीं होती कि जी अगर गवर्नमेंट को कोई फायदा हो रहा है या कुछ रेट को मजा आ रहा है कि जी दुकानें जल्दी बंद हो जाए तो जल्दी अपने घर चले जाए। बिल्कुल शर्जील भाई, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और अगेन वही शायद हमारा अपना भी किरदार होता है। बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जिन जिन चीज़ों के हवाले से हमें सवाल करना चाहिए उन चीज़ों का जवाब भी यहाँ पर मिल जाता है। अच्छा, ये भी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। और अच्छी बात यह है कि गोल्फ टेस्ट में पाकिस्तान तारीख रकम करने के बहुत बहुत करीब पहुंच चुका है। इनफैक्ट अब सिर्फ 69 रन रह गए हैं। 342 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी बल्लेबाज कर रहे हैं शानदार बैटिंग और पाकिस्तान ने अब तक 273 रन बना लिए हैं। ओवरनाइट जब बाबर आजम राउंड द लेग्स बोल्ड हुए थे तो थोड़ी सी एक बार फिर दिल जो है वो डर गया था, लेकिन आज सुबह जब अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने दोबारा आखिरी दिन का खेल शुरू किया है तो बहुत ही सॉलिड स्टार्ट दिया है। जो आखिरी दिन पे जो कि लग नहीं रहा था, बिकॉज श्रीलंका की विकेट है, गॉल की विकेट है, आखिरी दिन है, श्रीलंका के पास जयसूर्या के जो है फॉर्म में एक अच्छे स्पिनर हैं, तो अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छे से टैकल किया है और 69 रन अब सिर्फ रह गए हैं। अब्दुल्ला शफीक इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग 128 और मोहम्मद रिजवान 38 रन पे इस वक्त क्रीज पे उनका अच्छा साथ निभा रहे हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। किसने सोचा था कि जब 300 से ज़ायद का हदफ मिला था तो पाकिस्तान इतनी अच्छी पोजीशन पे आ जाएगा? वालेकुम सुबह खैर फैसल, आपको भी और महक को भी। वाकई में क्रिकेट जो है वो गैर यकीनी इत्तफाकात का खेल है और इसमें यही होता है कि कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन इसलिए उम्मीद हो चली थी कि पाकिस्तान ने जो आखिरी टेस्ट मैच श्रीलंकन सरजमीन पर अब से 7 साल कबल खेला था वो यही गॉल में पाकिस्तान ने फतह हासिल की थी, तो उसको देखते हुए ये उम्मीद बर आई थी कि पाकिस्तानी टीम हदफ का ताक़ुब कर सकती। लेकिन विकेट ऐसी थी फैसल, जिस तरीके से पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की 7 विकेटें 85 रन पर गिर गई तो उस वक्त यही लग रहा था कि प्रभात जयसूर्या को खेलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप अब्दुल्ला शफीक की जितनी भी तारीफ करें कम है कि अब्दुल्ला शफीक 22 साल उनकी उम्र है, सियालकोट में पैदा हुए। और दिलचस्प बात यह फैसल कि अब्दुल्ला शफीक के जो ताया थे अरशद अली, वो मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके, 2 एशिया कप खेले, 2004 का और 2008 का एशिया कप, 4 वनडे वो खेले। और इनके वालिद जो है शफीक अहमद, वो भी फर्स्ट क्लास 26 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके। और अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी, आपको याद होगा कि 2020 में जब न्यूजीलैंड में ये 2 T20 खेले, हैमिल्टन और ऑकलैंड में, उन दोनों में ये 0 पर आउट हो गए थे, तो लोगों ने कहा ये सिफारिशी खिलाड़ी है। लेकिन गुज़िश्ता बरस जब इन्होंने अपना डेब्यू किया बांग्लादेश के खिलाफ चिटागोंग में, उसके बाद से जो इन्होंने सेंचुरी स्कोर की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और फिर कराची टेस्ट में 96 रन, बड़ा ग्रूम कर गया है। एक ऐसा बैट्समैन हमें मिल गया है जो हेड डाउन करके खेलता है, दीगर बैट्समैनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मैं समझता हूँ हैट्स ऑफ टू अब्दुल्ला शफीक जो इनिंग्स को लेकर चले। और फिर बाबर आजम को, शहनशाह बाबर को कौन भूल सकता है कि जिन्होंने भरपूर साथ दिया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को कामयाबी मिलनी चाहिए। मिर्ज़ा भाई, हमारी भी यही उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत आराम से जीत जाए, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़ क्या कहती है, क्या अभी भी कोई ट्विस्ट बाकी है मैच में? देखिए महक, पाकिस्तानी टीम अनप्रेडिक्टेबल टीम है। 2009 में इसी मैदान पर पाकिस्तान को 168 रन का हदफ मिला था और 117 पे ऑल आउट हो गई थी। जब हमारी विकेटें गिरना शुरू होती हैं तो जैसे बरसात की झड़ी लगती है उस तरीके से धड़ाधड़ विकेटें गिरती हैं। और जब हम लोग खेलना शुरू कर देते हैं तो चाहे कितनी डिफिकल्ट पिच क्यों ना हो, कितना मुश्किल बॉलर क्यों ना हो, हम उसको कोप कर लेते हैं। उम्मीद है अब रन चुके 60-65 के करीब आ गए रन,
तो उम्मीद यही है, क्योंकि इसके बाद जो सलमान अली आगा को बैटिंग के लिए आना है और फिर उसके बाद टेल शुरू हो जाएगी। कोई ड्रामेटिक चेंज ना आए, कोई पाकिस्तान अपनी रिवायत पर अमल करते हुए कोई अफरा तफरी पैदा ना करे, तो मैं समझता हूँ महक पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। क्योंकि मिर्ज़ा भाई इन दोनों का क्रीज पे रहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपने खुद कहा कि सलमान जो है इज डेब्यूटेंट, और उस सलमान के बाद तो फिर ऑलराउंडर्स ही हैं, वो ऑलराउंडर्स जिनको हमने बनाया है ऑलराउंडर। अच्छा, ज़रा उनकी बात कर रही है तो वो हैं कि जो अभी क्रीज पे खड़े हैं या जिन्हें आना है, जो चले गए, थोड़ी इनकी बात कर लें मिर्ज़ा भाई। वो लोग जिन्हें बहुत जिम्मेदाराना तरीके से करना था, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्या करियर देख रहे हैं। जी जी जी, तो सर क्या किया उन्होंने इस बार टेस्ट मैच में, समझ नहीं आया। देखिए, अजहर अली पे क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है फैसल, और अजहर अली अब ये 95 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इस टेस्ट मैच को मिलाकर 2010 में उन्होंने अपना डेब्यू किया था लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं है। अगर वो रन्स करते हैं, कभी कभी नहीं करते, तो फिर ये काम तो फवाद आलम भी कर रहे थे। पहले तो रन्स कर रहे थे, सिर्फ 4 इनिंग्स की बेसिस पर आपने फवाद आलम को टीम से बाहर कर दिया। समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल में दोस्ती यारी से हटकर, अजहर भाई से हटकर जो है, अगर आप मेरिट की बुनियाद पर, क्योंकि ये 11 रुकनी टीम सही सेलेक्ट नहीं हुई फैसल, आप क्रिकेट को देखते हैं, खेलते रहे, समझते हैं कि 6 तक बैट्समैन है और फिर उसके बाद 5 जो है वो आपकी टेल है, 5 खिलाड़ी जो है। तो मेरी समझ में नहीं आता, अजहर अली को अब इन्हें आराम थोड़ा देना चाहिए था, सीनियर प्लेयर है, थोड़ा रेस्ट कराएं और उसके बाद वापस लेकर आएं। लेकिन आपको याद होगा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर कर दी थी इस साल रावलपिंडी की एक बैटिंग विकेट पर, तो वो सेंचुरी उन्हें आगे लेकर चल रही है। मेरे ख्याल में सोचना पड़ेगा अजहर अली को भी और टीम मैनेजमेंट को। एक छोटा सा सवाल है मेरा मिर्ज़ा भाई, और वो ये कि क्या हम शान मसूद को मेकशिफ्ट 1 डाउन की सूरत में देख सकते हैं, खिलाना चाहिए? बिल्कुल मेरे ख्याल में खिलाना चाहिए, लेकिन अब अगला टेस्ट यही गोल में है। अगर खुदा न खास्ता शान मसूद फेल हो गए तो वो कह देंगे बाहर कर देंगे। मेरे ख्याल में अजहर अली को एक और मौका दें, 2 इनिंग्स और दें। और शान मसूद 32 साल के हो गए हैं, टैलेंटेड प्लेयर है, गुज़िश्ता 7-8 बरस से पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, और आखिरी मरतबा यहाँ जो पाकिस्तान ने टारगेट अचीव किया था 381 रन, 377 का टारगेट था, 381 रन, शान मसूद ने 125 रन बनाए थे। वो खिलाड़ी जो 7 साल पहले पाकिस्तानी टीम की 7 विकेटों की फतह का कलीदी किरदार था, आज वो ऑरेंज रंग की जैकेट पहने हुए बाहर बैठा मैच देख रहा है। ये ज्यादती है। शान मसूद ने अभी डर्बी शायर से इंग्लिश काउंटी क्रिकेट सीजन में भी 1000 से ज्यादा रन स्कोर किए, T20 में रन बनाए। अब उनका करियर अगर इस तरह से आप उनको बिठाए रखेंगे तो हर साल थोड़ी फॉर्म आती है बैट्समैन की। बिल्कुल ज्यादती है, उनके साथ ज्यादती है। बिल्कुल मिर्ज़ा भाई, आप दुरुस्त कह रहे हैं। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। सो ये सूरत हाल खेल के मैदान से हमने आपको दी खबर, और अभी ज़रा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए ब्रेक लेते हैं। जी हाँ, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे मजीद बातें करेंगे, साथ रहिएगा। और जैसे कि क्रिकेट में कहा जाता है कमेंटेटर्स कर्स, वैसा एंकर्स कर्स हो गया। अभी हम बात ही कर रहे थे कि अल्लाह इस टीम को पार लगा दे नैया। हुआ ये कि नैया रिजवान तो पार नहीं लगा सके और वो आउट हो चुके हैं। इस तरह पाकिस्तान इस वक्त 276 रन, 4 खिलाड़ी आउट पे बैटिंग कर रहा है, और अब्दुल्ला शफीक हैं कि जिन्हें एंकर करनी है ये पूरी इनिंग्स। 66 रन रह गए। अब देखते हैं कि अब्दुल्ला शफीक के साथ सलमान अली आगा कितने रन बनाते हैं, और अगर वो उनको नैया पार लगा देते तो बहुत अच्छी बात है, वरना बाकी 66 जो रन हैं वो कहाँ से आते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। चलें जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप के मुकाबले लाहौर हॉकी स्टेडियम में इस वक्त जारी हैं। PHF के ज़ेर एहतमाम चैंपियनशिप में मुल्क के 718 क्लब्स में से 10 क्लब नेशनल लेवल राउंड में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। पंजाब से 4, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से 2-2, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान से 1-1 क्लब शामिल है। और चैंपियनशिप का फाइनल 23 जुलाई को नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। और अच्छी बात है कि टिकट्स इसकी बिल्कुल फ्री हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद में इज्तिमाई शादियों की तकरीब में 51 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। बेटियों के हाथ पीले होने पर गरीब और नादार वालिदैन ने मुंतज़मीन को खूब दुआएं दी। रिधा सिंधु रिपोर्ट करेंगी। लाडों से पली बिटिया रानी की रुखसती का वक्त आया तो बेवा माँ की आंखों से आंसू झलक उठे। फैसलाबाद में इज्तिमाई शादियों की तकरीब में दुल्हन बनी बैठी महविश बाबुल के आंगन की यादें समेटे जीवन के नए सफर पर खुश है। मेरी बहन ने 4 है, मेरा बाप 14 साल तो हाथ पा चुका, हमारी माँ बहुत बूढ़िया हो गई है। हम इसके लिए बहुत खुश हैं आज के दिन।
निजी तंजीम की जानिब से सजी खूबसूरत तकरीब में 51 जोड़े शरीके सफर बने हैं। हम साल में 4 प्रोग्राम करते हैं। हमारे पास ये हजरात जो हैं वो उनकी दरख्वास्तें आती हैं, हम उन लोगों को वेलकम करते हैं। मुखय्यर हजरात की जानिब से नए जोड़ों को जहेज और सलामी भी दी गई। महंगाई के इस दौर में इज्तिमाई शादियों का एहतमाम वालिद के साए से महरूम महविश जैसे गरीब और बेआसरा खानदानों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। तो आज के शो से इतना ही, दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।